बंगाल के चुनावों में राजनीतिक दृष्टि से करारी हार मिलने के बाद अनाप शनाप अनर्गल बयानों को देने के बाद भी जनता के द्वारा किसी भी प्रकार का जन समर्थन न प्राप्त करने के बाद आज सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत सिद्ध कर दिया है, स्वीकार कर दिया है। मुझे लगता है कि राजनीतिक पराजय के बाद और देश में अराजकता अव्यवस्था उत्पन्न करने की नैतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है। अर्थात हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि लोकतंत्र की समस्त संस्थाओं को अपनी अकर्मण्यता को ढकने के लिए, अपनी राजनीतिक अक्षमता को ढकने के लिए आरोपित करने, लांछित करने के सभी कुप्रयास आज सर्वोच्च न्यायालय के धरातल पर निष्फल और निष्प्रभावी सिद्ध हुए हैं। इसलिए यह कांग्रेस की एक पूर्ण पराजय है जो नैतिक, राजनीतिक और संवैधानिक तीनों आयामों पर कांग्रेस और विपक्ष ध्वस्त हो गया है। आफ्टर अ डिसाइसिव एंड मैसिव डिफीट इन बिहार and West Bengal, and after their nefarious design to instigate anarchy in the country and getting no response, so that was a moral defeat. Now on the floor of the Supreme Court, there is a complete rejection by Supreme Court on their plea on SIR. Now this can be termed as the constitutional defeat. So I can say that after this judgment of Supreme Court, the complete defeat of opposition, Congress party in particular, and Mr. Rahul Gandhi in particular has been summarized as PCM, political, constitutional and moral defeat. सबसे पहले हम संवैधानिक दृष्टि से कहेंगे तो बहुत स्पष्ट रूप से न्यायालय ने यह कहा है कि एसआईआर एक्सरसाइज इज नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट एंड 1960 रूल्स एंड इट डजंट डिट्रैक्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल इंपेरेटिव ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। न्यायालय ने और भी आगे स्पष्ट रूप से कहा है कि एसआईआर के माध्यम से जिस उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश की जा रही थी उसका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के संवैधानिक लक्ष्य के साथ सीधा संबंध है। इसका मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को इंश्योर करने के लिए इट वाज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो जो उनका मूल आधार था वह पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। कोर्ट ने आगे यह भी कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा दर्ज किए गए कारण जिनमें पिछले गहन पुनरीक्षण के बाद 4 दशकों से अधिक का समय बीता है, पिछले कुछ वर्षों में बड़े पैमानों पर नाम जोड़े गए और हटाए गए, जिसमें उन्होंने कहा कि अर्बनाइजेशन हुआ, शिफ्टिंग हुई, डुप्लीकेशन हुआ, लोगों का आना हुआ, परंतु उसके बाद भी यह प्रक्रिया अत्यंत आवश्यक थी। अतः सर्वोच्च न्यायालय ने इसको संविधान सम्मत माना है और चुनाव आयोग के अधिकार के अंतर्गत माना है और निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की प्रक्रिया के लिए आवश्यक माना है। तो हम यह कह सकते हैं कि इंडी गठबंधन जो सनातन धर्म विध्वंसक और घुसपैठिया संरक्षक है, उसका वास्तविक चरित्र आज उठकर सामने आ गया है। ऑन द पॉलिटिकल ग्राउंड आई वुड लाइक टू आस्क, ये लोग क्या आपको कोई मेहनत करते हुए दिखाई पड़ते हैं? गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि मैं 25 दिन लगातार बंगाल में रहूंगा। राहुल गांधी जी कहां थे बंगाल में? चलिए, आप कह सकते हैं कि बंगाल में हम बहुत मेन क्लेमेंट नहीं थे, तो असम में तो आप मुख्य विपक्षी दल थे। कितने दिन रहे विपक्ष में वहां असम में जाकर?
उसकी बजाय कहीं कार निकोबार में घूम रहे थे, कहीं वियतनाम में घूम रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं यह बात नैतिक और राजनीतिक आधार पर। हमारे सभी प्रमुख नेता, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, इसके अतिरिक्त अमित शाह जी, इसके अतिरिक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, तमाम लोगों की आपने वो बैठकें देखी होंगी, वो सम्मेलन देखे होंगे, जो शक्ति केंद्र और बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम आपने देखे, मंडल अध्यक्ष स्तर लोगों के कार्यक्रम देखे। कांग्रेस में कितनी बार आपने बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के सम्मेलन देखे, कितनी बार मंडल अध्यक्ष के सम्मेलन देखे। अर्थात काम कुछ नहीं करना, चुनाव के समय भी मन लगाकर कोई काम नहीं करना, फिर बाहर से जाकर कुछ बातें अनाप शनाप बोल देना और फिर यह सोचना कि उनको चुनाव जीत लिया जाएगा। मुझे लगता है देश की जनता यह समझ रही है। और इसका एक और खतरनाक अर्थ भी है। यह विषय सिर्फ यह नहीं है कि एसआईआर पे आरोप निराधार सिद्ध हुआ, विषय उससे ज्यादा गंभीर है। आज विपक्षी दल और मुख्य विपक्षी दल, विशेषकर कांग्रेस पार्टी, उसका करार चीन में है, परिवार इटली में है, विचार का केंद्र इंग्लैंड में है, यूरोप में, और दुष्प्रचार का केंद्र अमेरिकी संस्थानों में है, और वोटरों के तार बांग्लादेश से जुड़े हैं। मैं पुनः यह कह रहा हूं, करार के तार चीन से जुड़े हैं, विचारों के तार यूरोप से जुड़े हैं, दुष्प्रचार के तार अमेरिका से जुड़े हैं, परिवार के तार इटली से जुड़े हैं, और वोटरों के तार बांग्लादेश से जुड़े हैं। मुझे लगता है अब उनका यह असली चरित्र का चोला उतर गया है और वह पूरा चरित्र जनता के सामने तार तार हो गया है। तो मैं सिर्फ अंत में कांग्रेस का जो दुष्प्रचार है, विशेषकर राहुल गांधी ने, आपको याद करिए, यह बिहार के चुनाव को लेकर था। बिहार के चुनाव में कितनी रैलियां की, कितनी बार उन्होंने विपक्षी दलों के लोगों को बुलाया। आपने स्टालिन को बिहार में बुलाया, जिनके लोगों ने बिहार के लोगों के बारे में क्या क्या नहीं बोला था। आपने उन रेवंत रेड्डी को बुलाया, जिन्होंने बिहार के डीएनए के बारे में क्या क्या नहीं बोला था, और उसके बाद हार का ठीकरा फोड़ दिया चुनाव आयोग पे। तो इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी को और विशेषकर राहुल गांधी जी को कहना चाहूंगा, इस निर्णय के बाद उन्हें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और अपशब्दों की भाषा छोड़नी चाहिए। अपनी विदेश यात्राओं के भुगतान संतुलन में फंसकर जो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, उस संतुलन को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा इस निर्णय के बाद कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। धन्यवाद। कुछ सवाल आपकी तरफ से होंगे? अब मैंने तो यह प्रश्न सामने रखा है, आपने कितनी बार उनको जिला अध्यक्षों के, मंडल अध्यक्षों के, बूथ केंद्रों के कार्यकर्ताओं के बीच में काम करते हुए देखा है? और तो और अपने ही वर्कर्स पे आरोप लगाते हैं। याद करिए, राहुल गांधी जी अहमदाबाद गए तो कहते हैं गुजरात में दो प्रकार की कांग्रेस है, एक कांग्रेस जो कांग्रेस के साथ है और एक कांग्रेस जो बीजेपी के साथ है। मतलब अपनी पार्टी के नेताओं को छोड़िए, कार्यकर्ताओं का भी ऐसा अपमान करने के बाद कोई सोचे। और मैं दूसरा कहना चाहता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी से एक और सवाल करना चाहता हूं। आप सिर्फ विपक्ष में नहीं है, आप कई राज्यों में सरकार में भी हैं, और 3 राज्यों में तो आपकी अपने दम पे सरकार है, हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक। जहां तेलंगाना और कर्नाटक तो समृद्ध राज्य हैं। आप मॉडल दीजिए ना, गवर्नेंस का मॉडल दीजिए। हम जब विपक्ष में थे तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गवर्नेंस का मॉडल दिया था। तमाम सरकारी जो इंडिकेटर्स थे उसमें उस समय की सरकार उसको स्वीकार करती थी, टॉप रैंकिंग्स में आते थे। कई प्रतिष्ठित पत्रिकाएं लगातार गुजरात को टॉप रैंकिंग स्टेट्स में देती थी। अब हमने मध्य प्रदेश में जो एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस को फूड ग्रेन पूल्स में सबसे ऊपर तक पहुंचाया था। मध्य प्रदेश में ये लाडली लक्ष्मी योजना उसी जमाने में आई थी,
शिवराज जी को मामू कहना उस जमाने में शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार, इवन जब कल्याण सिंह जी की सरकार आई थी और राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत होता था। वो एक मॉडल था। तो मैं कह रहा हूं आपका मॉडल क्या है? विपक्ष में कोई मॉडल नहीं। मॉडल यह है कि हर राज्य में 2 धड़े हैं कांग्रेस में, और धुम धड़म धड़ैया रहे, सबसे बड़े लड़ैया रहे, कि पहले मुझे मिल जाए कि मुझे मिल जाए। आज जो लोग सवाल पूछते थे, मुझे लगता है उन्हें आंखें खोल के देखना चाहिए कि बंगाल में हाकिमपुरा क्षेत्र में जिस प्रकार से लाइन लगी हुई है वापस जाने के लिए, और अनेक लोग उसमें स्वीकार भी कर रहे हैं कि वोट डाल भी चुके हैं पिछले चुनावों में। इससे पहले भी जब यह विषय आया था तो ऐसे लोग भी थे जिन्होंने ऑन कैमरा मतलब इस बात को स्वीकार किया कि 4-4 बार वोट डाल चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ज्यादा वोट के लालच में और घुसपैठियों के लालच में कांग्रेस को नहीं पड़ना चाहिए था। एक पुरानी उर्दू की कहावत होती है, कम खाए गम खाए, ना हकीम का जाए ना हाकिम का जाए। हाकिम का मतलब आप समझते हैं, ऑफिसर, पुलिस वाला, और हकीम मतलब डॉक्टर। तो कम खाओगे तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, गम खाओगे तो लड़ाई नहीं होगी, तो पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, हाकिमपुरा से उन्हें यह संदेश लेना चाहिए था कि अगर उन्होंने वोट का लालच थोड़ा कम खाया होता तो यह हाकिमपुरा का जो मुकाम है वो नहीं दिखाई पड़ रहा होता। और यह इस बात को प्रमाणित करता है कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बात कही वो अक्षरशः सत्य थी। फिर भी किसी को शक व शुबह हो तो बांग्लादेश का एक सांसद तक बोल चुका था कि यदि बंगाल में भाजपा की सरकार आ जाएगी तो बहुत से लोग वापस आने लगेंगे। अब वापस आने के बाद भी किसी को ना समझ में आए तो मैं यह भी याद दिला देना चाहता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में द डेली स्टार, जो कि बांग्लादेश का अखबार है, उसमें कांग्रेस के नेता अखबार में आर्टिकल लिख रहे थे कि मोदी हैज टू गो। तो मैं पूछना चाहता हूं, चुनाव भारत में हो रहा था, बांग्लादेश के अखबार में क्यों आर्टिकल लिखा जा रहा था कि मोदी हैज टू गो? ये बांग्लादेश में संदेश क्यों दिया जा रहा था? और वो संदेश का प्रभाव देखिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी ने कहा है कि असम का धुबरी क्षेत्र मिनी बांग्लादेश है, और उस तथा कथित मिनी बांग्लादेश, जो मैं नहीं कह रहा हूं, असम के मुख्यमंत्री एक नहीं अनेक बार कह चुके हैं, तो उनसे ज्यादा तो बेहतर स्थिति को नहीं जानता होगा। वहीं से सबसे रिकॉर्ड जीत कांग्रेस को हासिल हुई है। 2024 के लोकसभा में कांग्रेस के रकीबुल हसन धुबरी लोकसभा से 10,25,000 से जीते हैं, राहुल गांधी से 3 गुनी बड़ी विक्ट्री। तो मुझे लगता है इसके बाद अगर आप तार जोड़ के देखेंगे तो सारा खेल समझ में आ जाएगा। टॉपिक यही रखिए, आखिरी सवाल। चलिए। देखिए, अभी जो वो चुनाव में हेरफेर कर रहे थे उसके फेर में बुरी तरीके से पढ़कर वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए वो इस प्रकार का दुष्प्रचार करने का प्रयास करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार पूरी गंभीरता के साथ, पूरी सतर्कता के साथ, पूरी सजगता के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ इस विषय पे काम कर रही है। हम वो लोग नहीं हैं कि इनके राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते थे मैं जादूगर हूं, मैं सब ठीक कर दूंगा। इस ढंग का असंवेदनशील बयान देने वाले हम लोग नहीं हैं। देखिए, एक कहावत होती है कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, मगर भारत की राजनीति में गैर मुल्ला ज्यादा चिल्लाता है। तो मौलाना उतना नहीं बोलते हैं जितने सेकुलर मौलाना बोलते हैं। और मजे की बात यह कि मुसलमान नहीं बोलते हैं जितना गैर कलमा पढ़े हुए मुसलमान जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। तो इन सेकुलरों ने जो काम किया है, उन्होंने मुस्लिम समाज को ज्यादा बदनाम किया है। उन्होंने कभी अच्छे सच्चे राष्ट्रवादी मुस्लिमों के साथ मुस्लिम समाज को नहीं जोड़ा है, सिर्फ अपराधी और आतंकवादी मुसलमानों के साथ जोड़ा है। और ममता बनर्जी जी उसी जमात की एक प्रमुख नेता हैं
जिन्होंने मुस्लिमों को इस मुकाम तक पहुंचाया है, और जिसे मैंने पार्लियामेंट में कई बार बोला है, दोबारा बोल देता हूं, जो कभी हुकूमत करते थे इस देश पे, वो आज इस मुसीबत में फंस गए हैं। तो उसका एक कारण यह भी है कि जो हुक्मराने वक्त थे वो आज मजलूम हो गए, क्योंकि सेक्युलरिज्म के जाल में ऐसे फंसे कि उल जलूल हो गए।